क्लास स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहला है, निम्नलिखित कार्यकर्ताओं अधिकारियों को प्राथमिकता के अपने संबंधित क्रम में व्यवस्थित करें। ठीक है, तो ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन नंबर आपका पहला है राज्यों के गवर्नर्स, मतलब अपने संबंधित राज्यों में। ठीक है, उसके बाद दूसरा है प्रमुख राष्ट्रपतियों और उपराष्ट्र प्रधानमंत्री। उसके बाद है राज्यसभा और लोकसभा में केंद्रीय विपक्ष के नेताओं के मंत्रिमंडल मंत्री। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि जो कार्यकर्ता हैं इकाई में प्राथमिकता में, तो यह तीनों ही चीज़ें इसके अंतर्गत आती है। ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन नंबर ए होगा, यह आपका ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा, क्योंकि इसमें तीनों ही चीज़ें आती है। किसमें? कार्यकर्ताओं में, प्राथमिकता में। ठीक है, अधिकारियों की प्राथमिकता में। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तीनों हो जाएंगे। राज्यों के गवर्नर्स भी हो जाएंगे, उसके बाद प्रमुख राष्ट्रपति उपराष्ट्र प्रधानमंत्री भी हो जाएंगे, और राज्यसभा और लोकसभा में जो केंद्रीय विपक्ष के नेता होते हैं मंत्रिमंडल, वह भी इसमें शामिल होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा विषय 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची में है। ठीक है, उसके बाद ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन नंबर पहला है आपका सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता। ऑप्शन नंबर बी है वन। ऑप्शन नंबर सी स्टॉक एक्सचेंज। ऑप्शन नंबर डी कृषि। तो मैं आपको समवर्ती सूची के बारे में बता देती हूँ। समवर्ती सूची अथवा इसे क्या कहा जाता है? 7वीं अनुसूची। ठीक है, समवर्ती सूची अथवा 7वीं अनुसूची में भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दिए गए कौन से 52 विषय की सूची, कितने विषयों की सूची है यह 7वीं अनुसूची और समवर्ती सूची? 52 विषय की यह सूची है। कौन सी? समवर्ती सूची। ठीक है, इसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों अधिकारों का वर्णित किया गया है। किस किस का वर्णित किया गया है? तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों अधिकारों को वर्णित किया गया है। ठीक है, इसके साथ विधायी खंड को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, कितने भागों में बांटा गया है विधायी खंड को? ठीक है, 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला कौन सा हो जाएगा? संघ सूची, दूसरा हो जाएगा राज्य सूची, और तीसरा हो जाएगा समवर्ती सूची। तो ठीक है, मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बताती हूँ कि विधायी खंड को कितने भागों में बांटा गया है। तो विधायी खंड को 3 भागों में बांटा गया है। अब ये 3 भाग कौन से हैं? संघ सूची पहला, दूसरा राज्य सूची और तीसरा समवर्ती सूची। ठीक है, आगे देखेंगे। समवर्ती सूची वह सूची है जिसमें केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं। ठीक है, अगर शॉर्ट में बोला जाए इसे, तो समवर्ती सूची वह सूची है जिसमें केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं। ठीक है, हेवन समवर्ती सूची का विषय है। ठीक है, तो हमसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा विषय 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची है। तो हमने यही पढ़ा, आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 1। ठीक है, क्योंकि 1 समवर्ती सूची का ही विषय है। ठीक है, तो एक बार और रिपीट कर देते हैं। समवर्ती सूची अथवा 7वीं अनुसूची में भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दिए गए 52 विषयों की सूची है। इसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों अधिकारों का वर्णित किया गया है। इसके साथ विधायी खंड को 3 भागों में बांटा गया है। वो 3 भाग कौन से हो जाएंगे? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। ठीक है, समवर्ती सूची वह सूची है जिसमें केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही कानून बना सकते हैं। यह 1 समवर्ती सूची का विषय है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव इसमें पेश किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए देखें, केवल लोकसभा। ऑप्शन नंबर बी, केवल राज्यसभा। ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा और राज्यसभा दोनों। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त सत्र में। तो मैं आपको बता दूं कि जो उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए जो प्रस्ताव पेश किया जाता है वो कौन करता है? तो सिर्फ केवल उसे राज्यसभा ही पेश कर सकती है। ठीक है, तो मैं आपको राज्यसभा के बारे में बताऊंगी। राज्यसभा भारतीय लोकतंत्र की ऊपरी प्रतिनिधि सभा है। किसकी है? भारतीय लोकतंत्र की ऊपरी प्रतिनिधि सभा है। ठीक है, लोकसभा निचली प्रतिनिधि सभा है। उसके बाद देखो लोकसभा के बारे में कहते हैं, लोकसभा क्या है? तो लोकसभा निचली प्रतिनिधि सभा है। और जो राज्यसभा है, अपनी राज्यसभा में 245 सदस्य होते हैं, जिसमें 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नामांकित किए जाते हैं। एक बार रिपीट करती हूँ कि लोकतंत्र की ऊपरी प्रतिनिधि सभा है कौन? राज्यसभा। उसके बाद जो लोकसभा का है, तो लोकसभा निचली प्रतिनिधि सभा है। राज्यसभा में 245 सदस्य होते हैं, जिसमें
12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा निम्नांकित होते हैं। ठीक है, इन्हें नामित सदस्य कहा जाता है। जो राष्ट्रपति द्वारा नामांकित किए जाते हैं सदस्य, उन्हें क्या कहा जाता है? नामित सदस्य कहा जाता है। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं, जो राज्यसभा है इसका संसद भवन कहाँ पर है? तो नई दिल्ली, भारत में है। राज्यसभा सदन, राज्यसभा संसद भवन, नई दिल्ली, भारत। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन है अभी? तो इसके अध्यक्ष वेंकैया नायडू है। इसकी स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना भारतीय संविधान सभा, इसके संस्थापक कौन है? तो इसके संस्थापक भारतीय संविधान सभा है। इसकी स्थापना कब की गई थी? किसकी? राज्यसभा की स्थापना कब की गई? तो राज्यसभा की स्थापना 3 अप्रैल 1992 में की गई थी। मैं आपको बता दूं कि 3 अप्रैल 1952, ठीक है, में की गई थी। क्या की गई थी? राज्यसभा की स्थापना की गई थी। ठीक है, आगे देखेंगे, राष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में ही पेश किया जा सकता है। क्यों किया जा सकता है? क्योंकि जो राष्ट्रपति वो राज्यसभा का सभापति होता है। ठीक है, और उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव केवल कौन कर सकता है? राज्यसभा में ही पेश किया जा सकता है। ठीक है, तो मैंने अभी आपको बताया कि राज्यसभा क्या है? तो यह लोकतंत्र की ऊपरी प्रतिनिधि सभा है। ठीक है, उसके बाद इसमें कितने सदस्य होते हैं? 245। अब राष्ट्रपति कितने सदस्यों को नामांकित करता है? 12 सदस्यों को। तो अब इन 12 सदस्यों को क्या बोलते हैं? तो नामित सदस्य कहते हैं। इसके बाद राज्यसभा का संसद भवन कहाँ पर है? नई दिल्ली, भारत में है। अध्यक्ष कौन है? वेंकैया नायडू। संस्थापक भारतीय संविधान सभा। स्थापना कब की गई? 3 अप्रैल 1952 को इसकी स्थापना की गई थी। किसकी? राज्यसभा की। तो आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, सीमा प्रबंध विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? ऑप्शन देखो, ऑप्शन नंबर ए रक्षा मंत्रालय, ऑप्शन नंबर बी गृह मंत्रालय, ऑप्शन नंबर सी विदेश मंत्रालय, ऑप्शन नंबर डी सड़क परिवहन मंत्रालय। तो मैं आपको बता दूं कि यह सीमा प्रबंध विभाग, ठीक है, यह किसके अंतर्गत आता है? तो यह गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। यह भारत सरकार का मंत्रालय है। कौन? सीमा प्रबंध और जो गृह मंत्रालय, यह क्या है? तो यह भारत सरकार का मंत्रालय है। गृह मंत्रालय राज्यों के संवैधानिक अधिकारों में दखल दिए बिना, देखिएगा, जो गृह मंत्रालय ये क्या करता है? राज्यों के जो संवैधानिक अधिकार होते हैं इसमें दखल दिए बिना सुरक्षा शांति बनाए रखने के लिए सरकारों को जनशक्ति एवं वित्तीय सहायता, उसके साथ साथ क्या करता है? मार्गदर्शन और विशेषज्ञता प्रदान करता है। मतलब वो जो गृह मंत्रालय क्या करता है कि जो संवैधानिक अधिकार होते हैं ना, इसमें दखल अंदाजी नहीं देता, परंतु ये कार्य करता है। क्या कार्य करता है? तो यह सुरक्षा शांति बनाए रखने के लिए सरकारों को क्या करता है? जनशक्ति और वित्तीय सहायता करता है। इसके साथ साथ मार्गदर्शन एवं विशेषज्ञता प्रदान करता है। तो ये कौन करता है? गृह मंत्रालय। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। क्या? गृह मंत्रालय। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में किन राष्ट्रों में विधान परिषद है? ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन नंबर पहला उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर दूसरा बिहार, ऑप्शन नंबर तीसरा छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर चौथा जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो विधानसभा के बारे में जानेंगे। विधान जो परिषद है यह कुछ भारतीय राज्यों में लोकतंत्र की ऊपरी प्रतिनिधि सभा है। मैंने आपको अभी बताया था राज्यसभा में कि विधानसभा क्या है? निचली प्रतिनिधि सभा है। मगर जो राज्यों के लोकतंत्र की क्या है? ऊपरी प्रतिनिधि सभा है। ठीक है, उसके बाद इसके अप्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा चुने जाते हैं। इसके क्या होता है? अप्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने जाते हैं। सदस्य के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। किसके द्वारा मनोनीत किया? तो यह सिर्फ सदस्यों के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। विधान परिषद विधानमंडल का अंग है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि विधान परिषद किसका अंग है? तो विधान परिषद विधानमंडल का एक अंग है। ठीक है, अब आगे देखेंगे, यह आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, देखिएगा आंध्र प्रदेश, ठीक है, उसके बाद बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश के रूप में 6 राज्यों की विधान परिषद है। कितने राज्यों की परिषद है? विधान परिषद, तो यह 6 राज्यों की विधान परिषद है। ठीक है, इसमें से इम्पोर्टेंट क्या है? तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है वह है उत्तर प्रदेश और बिहार
और जम्मू कश्मीर। ठीक है, ये 3 चीज़ें क्या है, इंपॉर्टेंट है। बाकी 6 राज्यों में विधान परिषदें कौन कौन सी है, आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, मतलब पहला, दूसरा और चौथा, मतलब उत्तर प्रदेश भी आ जाएगा, बिहार और जम्मू कश्मीर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अंडमान और निकोबार आदिवासी जनजाति का संरक्षण। ठीक है, संशोधन अधिनियम 2012 संविधान के अनुच्छेद 240 के तहत जारी किया गया था। आदिवासी जनजाति दिवस संरक्षण कब पारित किया गया था, तो 2012 संविधान के अनुच्छेद 2040 के तहत जारी किया गया था, जो राष्ट्रपति को केंद्र शासित प्रदेश के मामले में आदिवासी जनजाति की सुरक्षा के ऐसे उपाय करने की शक्ति प्रदान करता है। यह विनियम निम्नलिखित जनजाति में किसकी रक्षा करेगा। ठीक है, मतलब कि जो आदिवासी जनजाति संरक्षण है यह कब शुरू किया गया, 2012 में। इसका किस अनुच्छेद में वर्णन है, तो अनुच्छेद 240 में इसका वर्णन है। इसके बाद हमसे पूछा गया है यह विनियम निम्नलिखित जातियों में से किसकी रक्षा करेगा। तो मैं आपको बता दूं यह सिर्फ जरवास की रक्षा करेगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा आपदा प्रबंध अधिनियम 2005 के तहत गठित राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि का संचालन करेगा। आपदा प्रबंध अधिनियम 2005, ठीक है, जो क्या करेगा, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि का संचालन कौन करता है। तो ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन नंबर आपका पहला हो जाएगा प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर दूसरा केंद्रीय गृह मंत्री, ऑप्शन नंबर तीसरा केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री, ऑप्शन नंबर डी केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री। तो मैं आपको बता दूं कि जो राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया है, क्या राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि का जो संचालन है यह कौन करेगा, केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा किया जाएगा। किसके द्वारा किया जाएगा, सिर्फ केंद्रीय मंत्री द्वारा किया जाएगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा, केंद्रीय गृह मंत्री। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, इसमें से कौन सा कर केंद्र सरकार द्वारा विशेष रूप से लगाए गए करों में से एक है। ठीक है, और भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची की संघ सूची में उल्लेख किया गया है। ठीक है, क्या बोला गया है कि कौन सा कर केंद्र सरकार द्वारा विशेष रूप से लगाए गए हैं। ठीक है, तो मैं आपको जो केंद्र सरकार द्वारा करों में से एक जो भारतीय के संविधान की 7वीं अनुसूची में कृषि आय और बिजली की खपत, किसके लिए, 7वीं अनुसूची में कृषि आय और बिजली की खपत बिक्री पर राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है। ठीक है, क्या पूछा गया, बोला है कि केंद्र सरकार द्वारा करों में से एक भारतीय के जो संविधान की जो 7वीं अनुसूची है, कौन सी, 7वीं अनुसूची में बिजली की खपत, उसके साथ साथ कृषि आय पर कर राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है। किसके द्वारा लगाया जाता है, राज्य सरकार द्वारा। कौन सा कर, कृषि, बिजली की खपत और तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कृषि पर और बिजली की खपत पर। ठीक है, तीसरा और चौथा दोनों आपके राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, केंद्रीय बजट में शामिल गौर वोट युक्त शुल्क और चार्ज किए गए व्यय में शामिल है, काई में शामिल है, केंद्रीय बजट में शामिल गैर वोट। ठीक है, गैर वोट शुल्क या चार्ज किए गए व्यय में शामिल है। कौन कौन शामिल है, ऑप्शन देखेंगे हम, पहला केंद्र घरों के प्रेसिडिंग अधिकारियों के वेतन और भत्ते, दूसरा सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश के वेतन भत्ते, ऑप्शन नंबर तीसरा CAG की सैलरी और भत्ते, ऑप्शन नंबर चौथा सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों का पेंशन, ऑप्शन नंबर 5वां उच्च न्यायालयों के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों का पेंशन। इसमें से कौन सा सही है। तो मैं आपको बता दूं जो केंद्रीय बजट है इसमें जो गैर वोट योग्य शुल्क और चार्ज दिए जाते हैं ये इन्हें सभी को देने पड़ते हैं। जो संसद, सुप्रीम कोर्ट हुआ, LAG हो गई, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालय, इन सभी को देना पड़ता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये सभी। क्योंकि संसद के घरों में जो
प्रेसिडेंट होते हैं उनके अधिकारी का जो वेतन है उससे भी आपको चार्ज लगेगा। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश का जो वेतन है उसमें भी चार्ज लगेगा। सीएजी की सैलरी के भत्ते उसमें भी चार्ज लगेगा। सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश का पेंशन है उस पर भी चार्ज देना पड़ेगा उच्च न्यायालयों के। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये सारे पांचों ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आपकी क्लास यहीं पे आज खत्म होती है।